हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी चैप्टर 12 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो 7th न्यूमेरिकल है। दो ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं जिससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। ठीक है, यदि समांतर है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है? अधिकतम है। इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए, एक प्लेट को कम से कम कितना डिग्री घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई रह जाए, अधिकतम की चौथाई रह जाए। तो देखो इसमें ये वाला दिया हुआ है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई दी हुई है और कम से कम कितना घुमाया जाए, तो इसमें कोण का मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें मेलस नियम काम में आएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ध्रुवक प्लेटें हैं, तो इसमें जो ध्रुवण के अंदर मेलस नियम होता है वो काम में आएगा। तो अपन मेलस नियम काम में लेंगे। देखो मेलस नियम क्या होता है? मेलस नियम जो होता है वो आई इक्वल टू क्या होता है? आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम आई नोट है। आई नोट क्या है? जब वो समांतर हैं तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दी हुई है। तब इसमें थीटा का मान पूछा है। और थीटा का मान कब पूछा है? जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई रह जाए। तो जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई हो, तो मतलब दिया क्या है? जो तीव्रता है निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो आई इक्वल टू क्या दिया है? आई नोट अपॉन 4 कि अधिकतम की चौथाई रह जाए। चौथाई का मतलब क्या होता है? आई नोट अपॉन 4। तो इसमें ये वाली बात दी हुई है, तो यहाँ पर आई का मान रख देंगे। ठीक है, तो आई का मान आई नोट अपॉन 4 रख दो आप। इसलिए क्या आ जाएगा? आई नोट अपॉन 4। इस समीकरण में आप आई नोट अपॉन 4 रख दो और इक्वल टू आई नोट है कोस स्क्वायर थीटा है। तो ये कट जाएगा भाई, आई नोट से आई नोट कट जाएगा। कितना बच जाएगा? 1/4 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो बताओ, ये स्क्वायर है, यहाँ अंडरूट लग जाएगा। तो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 का अंडरूट कितना होता है? 1/4 का अंडरूट होता है 1/2। ठीक है, तो इसका अंडरूट लग जाएगा 1/2। तो कोस थीटा का वन 1/2, तो कितने डिग्री का मान होता है भाई? जब कोस का वन 1/2 हो तो थीटा का मान कितना होता है? तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू आ जाएगा, कहते कोस 60 डिग्री का मान होता है। ये कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, दो पतली स्लेटों से आ रहे प्रकाश के व्यतिकरण से एक पर्दे पर फ्रिंजें बन रही हैं। दो स्लेटें, देखो दो पतली स्लेटें हैं, तो नाम से स्पष्ट हो गया। देखो पतली स्लेटें मतलब इसमें यंग का द्विस्लिट प्रयोग काम में आएगा। दो पतली स्लेटें हैं तो इसमें यंग का द्विस्लिट प्रयोग काम में आएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से एक पर्दे पर फ्रिंजें बन रही हैं और यदि स्लेटों के बीच की दूरी, स्लेटों के बीच की दूरी जो स्मॉल डी होती है, ध्यान रहे स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, 4 गुना कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए, इसमें दिया हुआ है। और स्लेटों से पर्दे की दूरी जो कैपिटल डी होती है उसका आधी कर दी जाए, 1/2 कर दी जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी गुना हो जाएगी? तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई कितनी गुना हो जाएगी? तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला काम में आएगा। देखो इसमें पहले देखो क्या दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है कि स्लेटों के बीच की दूरी 4 गुना कर दी जाए, तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई वाला फॉर्मूला काम में आएगा। और स्लेटों के बीच की दूरी जो कि देखो आप लिख दो यहाँ पर कि स्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, उसको इसने क्या कर दिया? 4 गुना कर दिया, 4D कर दिया। और पर्दे की दूरी, स्लेटों से पर्दे की दूरी जो होती है, स्लेटों से पर्दे की दूरी, स्लेटों से पर्दे की दूरी, पर्दे की जो दूरी होती है वो कैपिटल डी होती है। इसने उसको आधा कर रखा है, आधी कर दी जाए D/2। तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज चौड़ाई कितनी गुना हो जाएगी? तो यहाँ पर इसने फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला काम मिलेगा। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला ही काम मिलेगा। फ्रिंज चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है? बीटा इक्वल टू लेमडा D/D। बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? लेमडा D/D। तो देखो यहाँ पर अपन फॉर्मूला काम में लेंगे, तो बीटा इक्वल्स टू लेमडा D/D। ठीक है,
तो लेमडा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेमडा तरंग दैर्ध्य वैसे वैसा रहेगा। तो देखो अपने पास क्या जाएगा, तो देखो नई चौड़ाई क्या बन जाएगी, बीटा डैश। नई चौड़ाई क्या बन जाएगी, नई फ्रिंज चौड़ाई क्या बनेगी, बीटा डैश बन जाएगी, बीटा डैश। तो लेमडा का लेमडा रहेगा, और डी, डी का मान क्या हो जाएगा, अब की बार डी का वन डी/2 कर रहा है, डी/2 कर रहा है, नीचे आ गया। और स्मॉल डी का मान क्या कर रहा है, 4D कर रहा है, कितना कर रहा है, 4D। ठीक है भाई। तो देखो इसमें बीटा डी, जो बीटा डैश है वो लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी, डी का मान डी/2 है, और स्मॉल डी का मान कितना हो गया, 4D हो गया, क्योंकि इसको 4 गुना कर रहा है, इसको आधा कर रहा है, तो 4 गुना 4D हो गया, और इसको आधा कर दिया, डी/2 हो गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। देखो कितना आंसर आएगा, तो बीटा डैश का आंसर कितना आएगा, लेमडा डी 4×2 = 8D, तो 1/8। तो इस देखो ये वाली पहली वाली चौड़ाई है, ये पहले वाली चौड़ाई है ना, ये लेमडा डी अपॉन डी क्या है, बीटा का मान है ना, लेमडा डी अपॉन डी बीटा का मान है, तो यहाँ पर ये मान रख देंगे, तो बीटा अपॉन 8 है, तो 1/8 गुना, इसका आंसर क्या होगा, 1/8 गुना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस अपने को मान रखनी है कि जो डी है ना, डी कितना कर रखा है, जो पर्दे की दूरी वो आधी कर रखी है, तो D/2, और स्लिटों के बीच की दूरी 4 गुना कर दी जाए, ये जो दूरी है स्लिटों के बीच की दूरी वो 4 गुना कर दी जाए, तो 4D कर दी है यहाँ पर, तो यहाँ 4D कर दिया, यहाँ आधा कर दिया, तो 4×8, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा, 4×8 तो 1/8, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/8 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, द्विस्लिट प्रयोग में दो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। द्विस्लिट प्रयोग द्वारा काम में आ गया, इसमें दो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य देखो दोनों का लेमडा अलग अलग है, और नीले जो पीले नारंगी जिसका लेमडा दिया हुआ है के लिए यदि लेमडा का मान 600 नैनोमीटर हो, तो तीसरे क्रम n का मान 3, तीसरे क्रम की चमकीली फ्रिंज की स्थिति दूसरे रंग के प्रकाश के, दूसरे रंग भी है, देखो यहाँ पर 2 रंग अलग अलग, दूसरे रंग के प्रकाश के चौथे क्रम की चमकीली फ्रिंज, चौथे क्रम की n=4 चमकीली फ्रिंज की स्थिति संपाती हो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोनों की स्थिति संपाती है, दो प्रकाश प्रयुक्त किए गए हैं, और दोनों प्रकाश के लिए जो स्थिति आती है, फ्रिंज की जो स्थिति आती है वो संपाती दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो अक्ष का मान जो समान दिया हुआ है, संपाती मतलब समान होता है, दोनों एक जगह बन रही हैं, तो यहाँ पर दोनों का लेमडा अलग अलग है, दो प्रकाश अलग अलग हैं, और दोनों प्रकाशों के लिए एक की तीसरे क्रम की चमकीली फ्रिंज और एक प्रकाश की चौथे क्रम की चमकीली फ्रिंज संपाती है, मतलब एक ही जगह बन रही हैं। तो आपने पढ़ा होगा, देखो आपने यंग का द्विस्लिट प्रयोग आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला, फ्रिंज चौड़ाई का जो डेरिवेशन किया था, जब वो वाला इसमें काम में लेंगे। आपने टॉपिक पढ़ा होगा फ्रिंज चौड़ाई, वो टॉपिक इसमें काम में आएगा, फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई वाला टॉपिक इसमें काम में आ रहा है। यहाँ पर देखो आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, जैसे ये S1 है और ये S2 है, और यहाँ से पर्दे पर क्या बन रही थी, फ्रिंजें बन रही थी, और यहाँ पर क्या था, ये केंद्रीय फ्रिंज थी, और ये दूरी का मान अक्ष था, दूरी का मान क्या था, अक्ष। ये दो स्लिट S1 S2 थी, और यहाँ पर ये केंद्रीय फ्रिंज बन रही थी, और इससे अक्ष दूरी पर बिंदु P पर क्या बन रहा था भाई, अपने को फ्रिंजें प्राप्त हो रही थी। देखो अक्ष का मान इसने समान दिया कि दोनों फ्रिंजें संपाती हैं, कि तीसरे क्रम की चमकीली फ्रिंज और चौथे क्रम की चमकीली फ्रिंज संपाती हैं। संपाती का मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए अक्ष का मान एक ही आ रहा है। तो आपने देखा होगा फ्रिंज चौड़ाई के अंदर अक्ष का मान, चमकीली फ्रिंजों के लिए अक्ष का मान कितना आया था, चमकीली फ्रिंजों के लिए अक्ष का मान कितना आया था भाई, देखो चमकीली फ्रिंजों के लिए अक्ष का मान कितना आया था, चमकीली फ्रिंजों के लिए आपने पढ़ा होगा अक्ष का मान आया था, केस हैश था ये समपोष्टी व्यतिकरण के अंदर, तो अक्ष इक्वल टू आया था n लेमडा D/D, ये वाला मान आया था कि केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की जो दूरी थी, अक्ष का मान था n लेमडा D/D, इसको आप पीछे जाकर दे सकते हो n लेमडा D/D। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अक्ष का मान दोनों के समान है, संपाती दोनों के लिए अक्ष का मान समान है। तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग रंग हैं, दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं, और दोनों के लिए अक्ष का मान समान है,
तो संपाती का मतलब क्या हुआ, संपाती का मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2, दोनों के लिए x का मान समान है, दोनों दोनों रंग के लिए, दोनों रंगों के लिए x का मान है समान है। तो देखो n लेमडा x का मान समान कर देंगे, दोनों के लिए n भी अलग अलग है, इसके लिए n1 अलग है, दोनों के लिए लेमडा भी अलग अलग है, लेमडा वन। लेकिन देखो d और d पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पर्दे की दूरी है और स्लिटों के बीच की दूरी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसा कैसा रहेगा। और ठीक है, और दूसरा जो रंग है, दूसरा रंग का जो N2 है वो अलग होगा, जो प्रकाश का जो क्रम होगा, चौथा क्रम है, तीसरा क्रम, वो अलग अलग होगा, और लेमडा भी उसका अलग है, दिया हुआ है, उस निकालना है। और डी अपॉन, तो यहाँ से डी कट जाएगा भाई, ये स्मॉल डी कट जाएगा, और और ये कैपिटल डी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, देखो कितना बचेगा, N1 लेमडा वन इक्वल टू N2 लेमडा टू। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। अब सीधा आप ये इतना ना करके सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, N1 लेमडा वन इक्वल टू N2 लेमडा टू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये आपको याद करना होना चाहिए। देखो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने इतना किया है, आप सीधा इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, N1 लेमडा वन इक्वल टू N2 लेमडा टू। देखो सारे मान दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना अपने को। देखो तो देखो मैंने ये आपको समझाने के लिए इतना कर दिया। तो देखो N1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ 3, N1 दिया हुआ 3, ठीक है, और ये लेमडा वन दिया हुआ 600, तीसरे क्रम की चमकीली फ्रिंज। तो N1 का मान 3 और लेमडा वन 600 दिया हुआ है नैनोमीटर, और जो N2 कितना है, N2 4 है, और लेमडा टू इसने पूछा है यहाँ पर, तो मान रख दो आप, इसमें मान रख दो 3 गुणा 600 बराबर N2 का मान कितना है 4 है, गुणा लेमडा टू पूछा है। तो यहाँ पर इसको आप निकाल सकते हो, 600 तियाँ 1800, और 1800 बट्टा 4 लेमडा टू, इसको आप काट सकते हो। तो काटने के बाद कितना आंसर आएगा, लेमडा टू 900 बटा 2, दो द्वारा काटोगे तो कितना आंसर आएगा 450 नैनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 450 नैनोमीटर। तो इसको आप सीधा सिंपल कर सकते हो, यहाँ पर पीछे वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप याद कर लेना N1 लेमडा वन इक्वल टू N2 लेमडा टू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यंग के द्विचलित प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम हो। यंग का जो द्विचलित प्रयोग है उसमें प्रकाश की जो यंग के द्विचलित प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम हो, तो पथांतर लेमडा बाई टू पर तीव्रता क्या होगी। देखो अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम हो, तो पथांतर लेमडा बाई टू दिया हुआ है, तो पथांतर दिया हुआ है तो अपन कलांतर निकाल सकते हैं। देखो पथांतर का मान दिया हुआ है, पथांतर इक्वल टू कितना दिया हुआ लेमडा बाई टू। तो पथांतर कलांतर में संबंध क्या होता है, यहाँ संबंध कहाँ मिलेंगे, पथांतर कलांतर में संबंध क्या होता है भाई, तो कलांतर इक्वल टू क्या होता है, कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, ये मैंने पढ़ा दिया पहले, 2 पाई अपॉन लेमडा गुणा पथांतर। तो साथ साथ देखो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कलांतर का मान, कलांतर जो फाई है, कलांतर फाई होता है भाई, कलांतर क्या होता है फाई। तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, पथांतर का मान कितना दिया हुआ है लेमडा अपॉन 2 दिया हुआ, कट जाएगा लेमडा लेमडा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू कितना जाएगा पाई। देखो विषम गुणज आ रहा है, ये पाई क्या आ रहा है विषम गुणज है भाई, ये विषम गुणज, 1 पाई 3 पाई है ना,